Yes, good morning, everyone. In the last lecture, I was discussing about the ideal gas equation on the basis of the laws which have studied in this chapter. हमने कल या लास्ट के लेक्चर में हमने ये देखा था कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनाई गई है। तो उसके लिए हमने कुछ 3-4 लॉज पढ़ी थी, उसके बेसिस पर आइडियल गैस इक्वेशन को स्टडी किया। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि किसी भी ग्राफ के अंदर हम लोग टेम्परेचर कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, प्रेशर कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, तो उन ग्राफ्स को किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट लॉ हम लोग स्टडी करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर क्या है? सबसे पहली बात, अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने दो गैसेस के मिक्सचर को फिल कर दिया, यहां पर इसी कंटेनर के अंदर मैंने गैस ए को फिल किया और इसी कंटेनर के अंदर किसी दूसरी गैस को फिल कर दिया, गैस बी, एंड थर्ड गैस इज ऑल्सो फिल्ड इन दिस कंटेनर, गैस सी। तो हमने इस कंटेनर में तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप की गैसेस को फिल कर दिया, जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज अलग अलग होगा, मास अलग अलग होगा और उनकी वेलोसिटीज सेम होंगी। किस बेसिस पे? क्योंकि टेम्परेचर सेम है। इस कंटेनर के अंदर हमने एक मिक्सचर को फिल किया, जैसे हम लोग एयर की बात करते हैं तो एयर एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अलावा CO2 गैस भी होगी और H2 होगा इन द वेपर फॉर्म। तो ये सारे क्या है? ये एयर भी क्या है? गैसेस का मिक्सचर ही तो है। और इसका सबका टेम्परेचर कैसा रहता है? सबका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, T। कांस्टेंट नहीं रहता, सेम होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, जैसे गर्मी आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर्दी आती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर T रहता है, मतलब गैस A है, गैस B है, गैस C है, एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 तीन गैसेस का मिक्सचर है। H2O भी है थोड़ी बहुत क्वांटिटी में और हायर क्वांटिटी में भी हो सकता है H2O। ओके, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, अभी हमारे आसपास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कैसा मिलेगा आपको? सब जगह पर एक जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर अलग चल रहा था, CO2 का अलग था, ऑक्सीजन का अलग था। नो, दे ऑल आर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, तो ये गैसेस का एक मिक्सचर था जिसको हमने इस कंटेनर के अंदर फिल कर दिया, गैस ए, गैस बी, गैस सी। अब डाल्टन ने ये पता लगाया कि टोटल प्रेशर कितना होगा इस कंटेनर के अंदर, क्योंकि ये जो गैस ए है इसके मॉलिक्यूल का साइज ये है, दूसरी गैस है उसके मॉलिक्यूल का साइज ये है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वो तो रैंडम मोशन तो कोई भी कर सकता है। इसके अलावा तीसरे जो गैस है वो ये वाले पार्टिकल्स है। तो तीन अलग अलग तरह की गैसेस है। अब तीनों क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप का प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये प्रेशर लगाएगा P1 जो फर्स्ट गैस है, जो सेकंड गैस के पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं P2, ये थर्ड गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है P3। ये कब अप्लाई करते हैं? जब हम इन तीनों को अलग अलग लेते हैं। तो यहां पर मैंने कंटेनर ए लिया सेम वॉल्यूम का, इसकी वॉल्यूम V थी, तो यहां पर ये जो कंटेनर लिया इसकी वॉल्यूम भी V है, और यहां पर हमने गैस ए के पार्टिकल्स को फिल कर दिया। उस समय पर हमने इसके प्रेशर को मेजर कर लिया, प्रेशर मेजर किया तो कितना आया? P1। इसी तरह से दूसरा कंटेनर लिया, फिर उसमें गैस B को फिल कर दिया, इट इज हैविंग द सेम वॉल्यूम B, और इसमें जो गैस B को फिल किया, यहाँ का प्रेशर हमने मेजर किया, यहाँ का प्रेशर था P2। इसी तरह से तीसरी गैस के लिए भी कंटेनर लिया और ये तीसरी गैस के C गैस के पार्टिकल्स है, यहाँ की वॉल्यूम भी V है और यहाँ के प्रेशर को कैलकुलेट किया गया तो प्रेशर आया P3। तो तीनों गैसेस को सेपरेटली अलोन अलग अलग लेंगे तो उस समय पर क्या होगा? इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P3 है, और जब सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, मिक्सचर बना देंगे, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना आएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। अगर किसी मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, 2, 3, 5, 10, जितने भी आपने गैसेस का मिक्सचर बना रखा है, उसमें क्या होगा? वो सब गैसेस को अगर हम अलग अलग कंटेनर में लेंगे तो वो जितना प्रेशर अप्लाई करेंगी उन प्रेशर्स का सम कर देंगे, उन सारे प्रेशर्स का क्या कर देंगे? सम कर देंगे, जब हम उन गैसेस को अलग अलग सेपरेटली लेंगे। ओके, तो P1 प्लस P2 प्लस P3,
ओके, तो तीनों गैसेस को अगर हम सेपरेटली ले रहे थे तो उस समय पर उनके प्रेशर P1, P2, P3 थे, और जब हम इन तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में डाल देंगे ऑफ द सेम वॉल्यूम, यहाँ पर भी वॉल्यूम V थी और इस कंटेनर की वॉल्यूम भी V है, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में अगर तीनों गैसेस को फिल कर देंगे तो टोटल प्रेशर कितना होगा? The pressure of the first gas when it is taken alone, the pressure of the second gas when it is taken alone of the same container of same volume, और P3 is the pressure of the third gas when it is taken alone. तो तीनों गैसेस को जब अलग अलग लिया, उनके जितने भी प्रेशर थे उनका अगर हम सम कर देंगे, that will be the total pressure of this mixture. तब ये इस मिक्सचर का क्या होगा? टोटल प्रेशर होगा. दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर हुआ ना, इस कंटेनर में जो गैस ए है वो P1 प्रेशर लगा रही है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर गैस ए के कारण से है, थोड़ा बहुत प्रेशर गैस बी के कारण से है, बाकी का जो प्रेशर है वो गैस सी के कारण से है. तो पार्शियल प्रेशर हुआ ना, गैस ए के कारण कम प्रेशर, इसके कारण थोड़ा सा प्रेशर, इसके कारण बाकी का बचा हुआ प्रेशर, तो टोटल प्रेशर इनके बराबर आएगा, इन तीनों के सम के बराबर आएगा. ओके, तो तीनों गैसेस पार्शियली क्या कर रही हैं? प्रेशर लगा रही हैं. अब हमें इस लॉ को प्रूफ करना है, इस लॉ को प्रूफ करना है, तो करते हैं. सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं इस लॉ की, फिर हम इसको प्रूफ करके बताते हैं. ये पहले assumptions लेते हैं, फिर हम इसको देखिए. Let us assume a container of V volume. This is a container, its volume is V, and this is having some gases of different moles. देखिए इसमें फर्स्ट गैस जो है, जो इसमें फर्स्ट गैस है उसकी क्वांटिटी है μ1, जो इसमें दूसरी गैस हमने भरी उसकी क्वांटिटी है μ2, जो हाइड्रोजन गैस है वो 2 मोल है, जो ऑक्सीजन गैस है वो 5 मोल है. तो इस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज की गैसेस हमने इसके अंदर क्या कर दी? μ3 डैश 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 μn. तो n गैसेस हमने इसके अंदर फिल कर दी, और उन सबके मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स बता दिए कि कौन सी गैस कितने मोल. ओके, और यहाँ का जो टेम्परेचर हमने मेजर किया वो टेम्परेचर मिला T, और इस कंटेनर का हम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, उस प्रेशर को मेजर किया गया तो वो प्रेशर मिला T. ओके, अब हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का. तो ये हमारी अजम्पशंस थी कि हमने एक V वॉल्यूम का कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने डिफरेंट गैसेस को फिल किया, एंड विच आर हैविंग μ1, μ2, μ3 मोल्स ऑफ द गैसेस रिस्पेक्टिवली. The temperature of this mixture is T and the pressure of this mixture of gases is P. So we are applying the ideal gas equation. So as per the ideal gas equation, ideal gas equation क्या होती है? PV is equal to mu RT. म्यू किसके बराबर आएगा? μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 डैश 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 μn. जो हाइड्रोजन गैस है वो 2 मोल है, ऑक्सीजन गैस है वो 5 मोल है. अच्छा, इसमें हमें ये और देखना पड़ेगा कि वो गैसेस अनरिएक्टिव होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ ले लोगे तो वो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है. अगर हम उसके क्या चेंज करेंगे? टेम्परेचर को चेंज करेंगे, हीटअप करेंगे, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है. तो हमें यहाँ पर अनरिएक्टिव गैसेस लेनी है जो रिएक्शन ना करें, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन. तो इस तरह की गैसेस का मिक्सचर यहाँ पर लिया जाएगा जो एक दूसरे के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगी. अच्छा, नंबर ऑफ मोल कितने? जैसे हीलियम गैस है वो 2 मोल है, जो नियॉन गैस है वो 5 मोल है, और कोई तीसरी गैस है वो हमने क्या ले रखी है? वो हमने 5 मोल ले रखी है. तो टोटल कितना मोल हो गया? 5 मोल प्लस 5 मोल प्लस 2 मोल, टोटल 12 मोल गैस हमने इसमें फिल कर रखी है. तो यहाँ पर हमें 12 मोल लिखना है. वो 12 मोल मैं कैसे लिख सकता हूँ? PV इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, इनको ऐड करके तो निकाला हमने. ये वाली गैस 2 मोल थी, ये 5 मोल थी, ये भी 5 मोल थी, तो टोटल 12 मोल लिखना है. कैसे लिखेंगे? μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 डैश 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 μn. So these are the total number of moles of the gases. Multiply by R, universal gas constant, and T is the temperature of this mixture of the gases. Okay. इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए किस तरह से किया जाएगा.
ये आर टी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी पीवी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी μ1 आर टी प्लस μ2 आर टी एंड μ3 आर टी प्लस डैश 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 μn, the number of mole of the nth gas। ओके, सो दिस इज द μn RT। तो ये इक्वेशन बन गई। अब वॉल्यूम हमें पता है कांस्टेंट है, ये कंटेनर हमने लिया ना, क्लोज कंटेनर है, इसमें मिक्सचर बनाया हमने गैसेस का, अलग अलग गैसेस का, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस वॉल्यूम को भी हम उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या कांस्टेंट आ रहा है। μ1 इज कांस्टेंट, पहली गैस 2 मोल ली थी, वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। R 8.31, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर T है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये सब क्वांटिटीज अभी कांस्टेंट चल रही हैं, और वॉल्यूम, कंटेनर की वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, V को इधर डिवाइड में ले आएंगे, V को पूरे के डिवाइड में लिखेंगे, बाद में हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। सो P इज इक्वल टू, द स्टेटमेंट विल बी μ1 RT डिवाइड बाय V वॉल्यूम, μ2 RT डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसी तरह से डैश 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 μn RT डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो दिस इज अवर लास्ट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P1। ये है पहली गैस का प्रेशर व्हेन इट इज टेकन अलोन। अब फिर से उसी बात पे आ जाइए, अगर हम इन गैसेस को सेपरेटली अलग अलग लेंगे, जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें सबसे पहले मैंने कौन सी गैस को फिल किया, इसमें सबसे पहले मैंने फर्स्ट गैस को फिल किया जिसके नंबर ऑफ मोल्स है μ1, यहाँ का टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, वही सेम कंटेनर है, और प्रेशर कितना होगा, प्रेशर को लिखा जाएगा P1 से। जो फर्स्ट गैस है उसके मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहे हैं, P1 प्रेशर। अच्छा, अब इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, इस कंटेनर के अंदर जो भी मैंने आपको भी बताया उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखोगे आप, P1 V μ1 RT। देख लीजिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन होगी। यहाँ का प्रेशर है P1, फर्स्ट गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम V है, नंबर ऑफ मोल है μ1, R इज ए गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस। अब ये जो वॉल्यूम है इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो P1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, P1 की वैल्यू बन जाएगी μ1, फर्स्ट गैस के लिए बात करें, μ1 RT डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब देख लो, μ1 RT की जगह μ1 RT अपॉन वॉल्यूम, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग P1 लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस when it is taken alone in a container of volume V and having temperature T। ओके, अगर हम दूसरी गैस के लिए बात करें, अगर मैं जो सेकंड गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल 5 थे, नियोन गैस, 5 मोल नियोन गैस है, तो उसके लिए हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, सेकंड गैस है तो उसको P2 से लिख देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी, P2 इंटू वी, हेयर μ2 RT, वॉल्यूम सेम रखा, टेम्परेचर सेम रखा, उस केस में ये आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी μ2 RT, और ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी P2 इज इक्वल टू μ2 RT अपॉन वॉल्यूम। तो μ2 RT अपॉन वॉल्यूम, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर P2 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को हम अलग अलग सेपरेटली लेंगे, उस समय पर हम इनके प्रेशर्स के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो दिस वन इज गिविंग द, ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, ये बताएगा प्रेशर ऑफ द गैस फर्स्ट। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 Pn प्लस Pn। इसको क्या लिखेंगे, μn RT, NH गैस थी, उसका प्रेशर होगा Pn, तो इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे, Pn लिख देंगे। ओके, तो यही तो प्रूफ करना था, इसी को तो हम प्रूफ करने में लगे थे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब मैं ये लॉ लिखता हूं, तो देखिए क्या स्टेटमेंट है इस लॉ की, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस the total
pressure of a mixture of ideal gases is equal to the sum of pressures of the gases when they are taken alone. ओके यहां पर हम एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा मैंने, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। एक आइडियल गैसेस का जो मिक्सचर होगा उसका टोटल प्रेशर कितना होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर्स ऑफ द गैसेस, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स exerted by the gases when they are taken alone। तो ये कह रहा है कि गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर होंगे जब हम उनको अलग अलग लेंगे, पहली गैस को एक कंटेनर में लिया, उसका प्रेशर P1 है, दूसरी गैस का P2 है, तीसरी गैस का P3 है, तो वो जो सारे के सारे पार्शियल प्रेशर है उनका अगर हम सम कर देंगे so that will be equal to the total pressure of the mixture of the ideal gases. This is known as Dalton's law of partial pressure। ये हमने ऐसे प्रूफ किया, आपके सामने आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके इसको प्रूफ करने का एक तरीका और भी है, क्योंकि हम लोग चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला यूज करके भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 रो CRMS square। This is the formula of KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को ये P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा प्रूफ कर सकते हैं फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो पहले लिखता हूं मैं इसको, क्या होती है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, जैसे कि सेल के अंदर जो कंटेंट है वो डिफ्यूज होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का। इसके अलावा जैसे हम लोग वाटर यूज करते हैं, वाटर के अंदर मैंने इंक को फिल कर दिया, मैंने 2-3 ड्रॉप्स क्या डाल दी, इंक की डाल दी, तो हम देखते हैं कि उनमें डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। डिफ्यूजन का मतलब है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके जैसे हमारे पास ये कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर को फिल कर रखा है और यहाँ पर मैंने एक ड्रॉपर की हेल्प से एक इंक की ड्रॉप को यहाँ पर गिरा दिया। अब हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, हम चम्मच लेकर के इसको ऐसा स्टिर नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, तो क्या होगा, फिर भी ये अपने आप इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इंक की ड्रॉप को यहाँ पर डाला, वो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होना शुरू होगी, वो धीरे धीरे इसके अंदर ऐसा फैलना शुरू होगी और आप देखेंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन कुछ 10-15 मिनट के बाद ब्लू कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वो जो इंक आपने यहाँ पर गिराई थी इसके टॉप सरफेस पे, वो टॉप सरफेस पर नहीं है, वो सारे पार्टिकल डिस्पर्स हो चुके हैं और मीडियम के अंदर मिक्स हो चुके हैं। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर इंक का हायर कॉन्सेंट्रेशन था और नीचे वाटर में इंक नहीं थी, तो इंक कहां से कहां मूव कर रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, दैट इज डिफ्यूजन। ये था डिफ्यूजन। ओके अच्छा ये डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, अब देखिए पार्टिकल्स की तरह समझते हैं, पार्टिकल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। ये वाटर पार्टिकल्स हैं, ये वाटर पार्टिकल्स स्टेशनरी तो नहीं होंगे,
These all are moving, ये सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। अब आपने यहाँ पर इंक को डाला, तो ये इंक का पार्टिकल है जिसको मैं डार्क कलर से बना रहा हूँ, ये इंक के पार्टिकल्स हैं, तो क्या ये यहाँ पड़े रहेंगे, ये भी तो मोशन करेंगे। जब वाटर का पार्टिकल आकर के इनसे टकराएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफर करेगा, तो ये पार्टिकल भी मोशन में आ जाएगा, ये पार्टिकल भी मोशन में, ये पार्टिकल भी मोशन में। तो ये सारे पार्टिकल्स मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण क्या होंगे, इस पूरे लिक्विड के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। तो कोई पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, कोई पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, कोई यहाँ पहुंच गया, तो इस तरह से ये वाटर के अंदर मिक्सअप हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का कारण तो पता है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल। और इस चैप्टर में हम लोग यही तो स्टडी कर रहे हैं कि गैसेस के मोशन के कारण ही तो सारे फिनोमेना हो रहे हैं। जैसे गैस का जो प्रेशर था वो किसके कारण से, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करते हैं, इसी के कारण से गैस का प्रेशर होता है। वॉल्यूम, दे आर ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बिकॉज दे आर मूविंग, और वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाते हैं, मोशन के कारण ही ऐसा हो रहा है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर भी उनके मोशन से रिलेटेड है, ये हमने प्रूफ किया था, ये हमने प्रूफ किया था, ये वाला फॉर्मूला CRMS इज इक्वल टू √3 kBT अपॉन m। तो ये जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर भी किससे रिलेटेड है, पार्टिकल्स के मोशन से ही रिलेटेड है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दे ऑल आर रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस। तो डिफ्यूजन भी किसके कारण से होगा, मोशन के कारण से होगा। चलिए पहले लॉ देखते हैं, क्या लॉ है फिर इसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। जो भी लॉ होगी हम उसको क्या करके बता देंगे, प्रूफ कर देंगे, केटीजी की हेल्प से कर देंगे, नहीं तो और कोई मेथड हुआ तो उससे कर देंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, देखिए ग्राम ने एक लॉ दिया, उन्होंने बताया कि डिफ्यूजन की जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करती है, तो उसको देखते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, the rate of diffusion of a gas the rate of diffusion of a gas, एक गैस दूसरी गैस में मिक्स की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, is inversely proportionate is inversely proportionate to the square root of the density of the gas, square root of the density of gas। किसी भी गैस के डिफ्यूजन की रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को R से लिखेंगे कि पर सेकंड कितनी गैस मिक्स हो रही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, √1 ही होता है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, और डेंसिटी को रो से लिखा जाता है, दिस इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिखा जा सकता है, पूरे के ऊपर अंडर रूट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1 लिख देंगे एंड दिस विल बी रूट डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, दिस इज ओके। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इसको प्रूव कर देते हैं। अच्छा, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना, ध्यान से देख लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजली स्पेस्ड होंगे, क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो मिक्स होने में टाइम लगेगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैंने वाटर के अंदर इंक की एक ड्रॉप को डाला, तो उसको अपने आप मिक्स होने में आपको कुछ नहीं करना है, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है बीकर को,
तो उसको अपने आप मिक्स होने में आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। तो 1 आवर के बाद में आप देखेंगे कि वो इंक जो है वो कंप्लीटली मिक्सअप हो चुकी है वाटर के अंदर, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आपको दिखाई देगा। ओके, तो उसमें डिफ्यूज होने में टाइम लगा 1 आवर। गैसेस, गैसेस की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, खाना पकाते हैं, इंसेंस स्टिक को जलाते हैं। तो इंसेंस स्टिक को जैसे ही जलाते हैं, पूरे कमरे के अंदर कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी स्मेल, पूरा जो फ्रेग्रेंस होता है वो आपको मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैसेस के पार्टिकल का डिफ्यूजन जल्दी हुआ। खाना पकाना शुरू किया किचन में, हम रूम में बैठे हैं, वहां तक हम तक फ्रेग्रेंस आ गई, स्मेल आ गई उसकी। तो ये क्यों हो रहा है, ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी कम है, पार्टिकल्स दूर दूर है। अगर पार्टिकल्स के बीच में ऐसा स्पेसेस ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। पार्टिकल्स डिस्पर्स होंगे, दूर दूर होंगे, फैले हुए रहेंगे, लूजली स्पेस्ड होंगे, इसका मतलब डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। ओके, और वाटर के अंदर इंक को मिक्स होने में, अच्छा वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, और उसको स्टिर नहीं करना, हिलाना नहीं है, अपने आप मिक्स होने दो, अपने आप मिक्स होगा। तो उसको मिक्स होने में 1 आवर 2 आवर ऐसा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे इन कंपैरिजन ऑफ द गैसेस। गैसेस के कंपैरिजन में वाटर के मॉलिक्यूल क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ऐसा होंगे, बीच के स्पेसेस कम होंगे। तो इसके अंदर इंक को, सॉल्ट को, शुगर को मिक्स होने में टाइम लगेगा। जबकि गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, बिकॉज particles are loosely spaced and density is very low, and density is very low in comparison to the liquids and solids. गैसेस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इस कारण से रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। ओके, एनीवेज हम इसको प्रूफ करके बताते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग यूज करने वाले हैं एज पर द kinetic theory of gases, we can write pressure of the gas is equal to 1/3 density of gas and CRMS square. This is the formula of the kinetic theory of gases. ये हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इस फॉर्मूला को। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं CRMS स्क्वायर का। CRMS स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 3 डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, रो मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, सो इट विल बी 3p डिवाइड बाय रो, दिस इज डेंसिटी। ओके, अब ये स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, सो CRMS is equal to under root 3p divide by rho divide by density. If pressure of the gas is constant, अगर गैस का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो CRMS किस पे डिपेंड करता है, 3 कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, तो CRMS इन दोनों पे तो डिपेंड करेगा नहीं। CRMS किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। If pressure is constant, then CRMS is inversely proportional to the density of the gas. जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी मॉलिक्यूल्स की, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगी, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगी। इसका मतलब डेंसिटी कम होगी तो मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे, डेंसिटी कम होगी, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज चलेंगे, फास्ट मूव करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। ओके, इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन इसको प्रूफ थोड़ी ना करना था हमें तो यहाँ पर आर लेकर के आना, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, अब आप ये बताइए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कब फास्ट होगी, जब मॉलिक्यूल तेज चलेंगे या मॉलिक्यूल धीरे चलेंगे। तो आंसर है जब मॉलिक्यूल फास्ट चलेंगे, तेज मूव करेंगे, तो उस समय पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट होगी। तो हम लोग यहां लिखेंगे, वी नो दैट rate of
diffusion is directly proportionate to the root mean square speed of the molecules. रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल जितनी तेज चलेंगे उतना ही डिफ्यूजन जल्दी होगा, उतना ही डिफ्यूजन फास्ट होगा. अब लिक्विड और गैसेस में हमने कंपैरिजन किया ना, वाटर के अंदर इंक को डाला तो उसको मिक्स होने में 1 घंटा लग गया, 1 आवर का टाइम लग गया. और जैसे ही हमने इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को जलाया, 1-2 सेकंड में पूरे कमरे के अंदर फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई. तो डिफ्यूजन किसमें फास्ट हुआ? तो आंसर है गैसेस में. क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल फास्ट मूविंग है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल से क्या होगा? फास्ट होगा. तो जितनी तेज चलेंगे मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा. तो इसके बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू CRMS. दिस इज द रिलेशन. सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग ये बीच का रिलेशन खत्म करेंगे. क्या? डेंसिटी कम होगी तो CRMS ज्यादा होगा, CRMS ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. देख लीजिए क्या रिलेशन बन रहा है. अगर डेंसिटी कम होगी तो CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? इस बीच के रिलेशन को खत्म कर देंगे और डायरेक्टली इसके साथ इसका रिलेशन बनाएंगे. रेट ऑफ डिफ्यूजन को किसके साथ जोड़ेंगे हम? डेंसिटी के साथ. तो देख लीजिए, डेंसिटी जब कम होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. ये बीच का रिलेशन खत्म कर दिया. तो ये जो CRMS है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो लिख देते हैं. तो देखिए क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन. ओके, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. इसको प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया. किससे प्रूफ किया? तो आंसर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से. देख लीजिए, ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला. इससे पहले हमने ये पता लगाया कि CRMS और रो के बीच में, डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है. CRMS और डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है. फिर हमें ये पता है कि CRMS और रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या रिलेशन होता है. तो उसके बेसिस पर CRMS की जगह हमने क्या लिख दिया? रेट ऑफ डिफ्यूजन. और ये फॉर्मूला बन गया. और यही तो फॉर्मूला था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का. नॉट फॉर्मूला, रिलेशन. ये रिलेशन था रेट ऑफ डेंसिटी का, सॉरी रेट ऑफ डिफ्यूजन का विद द डेंसिटी ऑफ द गैस. तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि डेंसिटी अगर कम होगी तो मॉलिक्यूल फास्ट चलेंगे, जितनी फास्ट चलेंगे उतनी जल्दी ही डिफ्यूजन होगा, मिक्सिंग होगी गैसेस की. ओके, थैंक यू सो मच. इसके बाद नए साल पे हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके.